जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस टाइम थोड़ी सी वीडियो डिले हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, परंतु अब ठीक हो चुकी है और आपके लिए नए तरीके से वीडियो लाने की कोशिश रहेगी। अब आपको करंट अफेयर का भी सीरीज स्टार्ट किया जाए क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जाम है तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी हाल ही दिनों में एग्जाम हुए वहां पूछा गया है। एनटीपीसी के सेट में यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए अभी टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है सूचना का अधिकार अधिनियम किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है। आपसे पूछा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(a। और सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भारत में नागरिकों को सरकारी कार्यों, नीतियों, निर्णय और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निहित है। यानी यदि व्यक्ति को बोलने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है तो उसे जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने 1975 में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण मामले में स्पष्ट किया था। तो आरटीआई अधिनियम 2005 की बात करें तो यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में आने जाने का अधिकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित किया गया और 1946 में कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका प्रमुख कार्य है देश के बीच विवादों का निपटारा करना और कानूनी सलाह देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य का। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, तो किसी राज्य या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार आपका। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है जहां पर 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा संगठन विकासशील देशों को पूंजी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे पूंजीगत परियोजनाओं जैसे सड़कें, बांध, बिजली परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा विकसित कर सकें। यह दो मुख्य संस्थाओं से मिलकर बना है। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बाकी बात यहाँ हो रही विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1944 में। तो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जो दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एशियाई विकास बैंक ADB की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस में, तो ये चीज ध्यान रखो। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें तो WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। अभी हम लोग कल पढ़े थे 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया। आपसे पूछा कि पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है। आपसे पूछा कि भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 से हुई थी, 1991 में हुई थी। इस समय देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। इस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर नई आर्थिक नीति लागू की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार उदारीकरण यानी कि लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी नीति को लागू किया। पीवी नरसिम्हा राव भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राजनीतिक समर्थन दिया पर वास्तविक नीति निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना को। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार पीरियड था 1969 से 1974 तक, इसका कार पीरियड था। इसका नाम डी.आर. गाडगिल के नाम पर पड़ा जिन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता और प्रगतिशील विकास, गरीबी उन्मूलन और स्वनिर्भरता। मुख्य नारा इसी में दिया गया, गरीबी हटाओ। यह भी एग्जाम में पूछ लेता। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र का समान ध्यान दिया गया है। इसी समय भारत ने बैंक का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति को प्रोत्साहित किया। बाकी विकल्पों की बात दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर योजना के नाम से जानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वर्तमान अध्यक्ष भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस.ए. दवे। एस.ए. दवे जो थे वो सेबी के पहले अध्यक्ष थे। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक अनियमित संस्था के रूप में की गई थी। इस समय पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.ए. दवे। बाद में 1992 में इसे संवैधानिक और वैधानिक दर्जा दिया गया जब सेबी एक्ट 1992 लागू हुआ। सेबी का मुख्यालय तो सेबी का जो मुख्यालय वो मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1988। वैधानिक दर्जा मिला 30 जनवरी 1992 को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो है तुहिन कांत पांडे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित बृगदाओं में दिया था। यह उपदेश उनके 5 भिक्षुओं कौंडज, भद्य, वप, महानाप और असज को दिया गया था। इस उपदेश को ही कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म के चक्र को चलाना।
यह उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये आयोग लोक सेवा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों से संबंधित परामर्शकारी संस्थाएं हैं। अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल जो इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857, डेट ध्यान जरूर रखिएगा जरूर, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और वहां के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रतीकात्मक रूप से स्वीकार किया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं से किया, जैसे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि। तो क्या ध्यान रखना है, मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट भी थे। इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून अब यगून म्यांमार भेज दिया। वहीं 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की प्रमुख कौन है जिन्हें फिर से चुना गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्मा रूसेफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, या ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2015 में स्थापित किया गया। इस बैंक का उद्देश्य है विकासशील देशों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका जो मुख्यालय है वह आपका संघाई में है। संघाई में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2015 में हुई। स्थापना पूंजी जो इसकी थी वह 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसके जो वर्तमान प्रमुख है दिल्मा रूसेफ, या ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति को मार्च 2023 में इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया था। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए जो कभी नहीं भूलेंगे। न्यू बैंक में दिल से काम होता है, दिमाग से नहीं। यहीं से आपको याद हो जाएगा। दिल्मा माने न्यू बैंक में जो काम होता है वो दिल से होता है। जो दिल्मा रूसेफ इसकी अध्यक्ष हो गई हैं। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। आपसे पूछा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 बड़े जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम इस प्रकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार वह गोवा है, जहां 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपसे पूछा है कि गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है एनएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, या सही है भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है, या भी सही है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है, या भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह ऑप्शन जो है यह गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी सभी जो ऑप्शन है वो सही है। कैलोरी जो आवश्यकता होती है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन, सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी जो है या गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या गलत है, उपयुक्त तीनों सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। आपसे पूछा कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। इसका निर्माण कार्य 1650 ईस्वी में शुरू हुआ और 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे मस्जिद ए जहांनुमा भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक है। शाहजहां ने ही ताजमहल जो कि आगरा में है और लाल किला जो कि दिल्ली में है यह भी बनवाया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कविराज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं और शक्तिशाली शासक था। उसे इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। ए बी स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि एक उत्कृष्ट कवि और संगीतज्ञ भी था। इसी कारण उसे कविराज यानी कि अर्थात कवियों का राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस उपाधि का उल्लेख इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है जिसे हर्षसेन ने लिखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि घेरिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। घेरिया नृत्य गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है या खासकर कच्छ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गुजरात के जो प्रसिद्ध अन्य प्रमुख नृत्य हैं वह है गरबा, डांडिया, होली नृत्य, टिप्पणी नृत्य, ये सभी गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य जो है वो है लावड़ी, तमाशा, कोली। ऑप्शन दिया पंजाब, तो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो नृत्य है वह है भांगड़ा गिद्धा। हरियाणा की बात करो तो यहाँ फाग, धमाल और सैमी ये प्रमुख नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है। आपसे पूछा है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ी और भारी बकरियां जो है साइबेरियाई आइबेक्स इन्हें कहा जाता है। साइबेरियाई आइबेक्स बकरी की एक बड़ी और भारी प्रजाति है। यह मुख्य रूप से हिमालय, काराकोरम, पमीर और साइबेरिया की ऊंची पर्वतीय श्रेणियों में पाई जाती है। इसके पास लंबे मुड़े हुए सींग होते हैं जो 1 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं। यह ठंडे और पथरीले इलाकों में रहती हैं और घास, झाड़ियां व पत्तियां खाती हैं। भारत में मुख्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पोंगल एक फसल उत्सव को किसे समर्पित है। आपसे पूछे कि पोंगल जो कि एक फसल उत्सव है किस देव को समर्पित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य देव को समर्पित है। पोंगल दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। यह उत्सव सूर्य देव को समर्पित होता है और सूर्य के उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा की ओर गमन की शुरुआत का प्रतीक है। यह आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है जो मकर संक्रांति के दिन पड़ता है। किसान इस दिन सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छी फसल दी है। तो ये है आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। 17 प्लस तो आपके सही होने चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।